नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से जियोग्राफी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मेसोजोइक महाकल्प और सेनोजोइक महाकल्प के ऊपर रहेगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने ये देखने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को 4 महाकल्पों में डिवाइड किया गया है। उसमें हमने प्री कैम्ब्रियन महाकल्प और पैलियोजोइक महाकल्प के बारे में डिस्कस किया था, और 2 महाकल्प मेसोजोइक और सेनोजोइक महाकल्प कल नहीं बता पाए थे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से। तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मेसोजोइक महाकल्प। महाकल्प को शॉर्ट में हम लोग यानी इंग्लिश में एरा कहते हैं, लिख देते हैं। देखिए, मेसोजोइक महाकल्प की यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें यानी समय की बात करें तो ये लगभग 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। यानी मेसोजोइक जो महाकल्प है उसका टाइम, उसका समय लगभग आज से 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। इसमें यदि हम ग्राफ में डिनोट करें तो ये हमारा वर्तमान काल है, यहाँ पर यदि हम हैं वर्तमान में, और ये भविष्य में, और ये नीचे चले जाएं तो भूतकाल, यानी पीछे जा रहे हैं आज से, ठीक है, पहले जा रहे हैं समय में। तो ये यदि 480 यहाँ पर हम मानते हैं पृथ्वी का उत्पत्ति का स्टार्टिंग पॉइंट यदि हम मानते हैं तो लगभग यहाँ पर आते हैं तो ये 24 करोड़ वर्ष हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इतने दूर आ गए हैं 24 करोड़ वर्ष, और इसके अंदर लगभग 6.5 करोड़ वर्ष तक हम लोग जो है ये मेसोजोइक महाकल्प को देखने का प्रयास करेंगे कि 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक ये काल रहा है, ये महाकल्प रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ में इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसकी यदि हम बात करें, इस महाकल्प को कई सारे कल्पों में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला कल्प है ट्रायसिक कल्प। ट्रायसिक कल्प, इसकी यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें, इस कल्प का यदि हम समय की बात करें तो ये लगभग 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 18 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। यानी ट्रायसिक कल्प को 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 18 करोड़ वर्ष पहले तक माना जा रहा है। इसको यदि हम इस ग्राफ में रखें तो 24 करोड़ से स्टार्ट किए और यहाँ पर मान लेते हैं ये 18 करोड़ वर्ष हो गया। मतलब इस टाइम फ्रेम को हम कह रहे हैं कि ये ट्रायसिक कल्प के अंदर आएगा उतना समय, ठीक है। इसके अंदर यदि हम जीवों की बात करें तो यहाँ पर मांसाहारी जीवों का विकास हुआ। मांसाहारी जीव जो मांस खाते हो, ठीक है, वो जीव में कौन कौन थे? तो मछली थी और सरीसृप था। इस जीव के अंदर यदि हम देखें तो एक तो मछली थी और दूसरा सरीसृप। सरीसृप हम सांप को कह रहे हैं। तो सांप और मछली दोनों का विकास हुआ जो मांसाहारी था, जो मांस खाता था। इसका विकास तो वैसे पहले भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर मांसाहारी मछली और सरीसृप का उद्भव हुआ, ठीक है। जिसमें एक मछली का आप नाम शायद सुने ही होंगे, लोबस्टर मछली। इसको हिंदी में कहते हैं झींगा मछली।
या झींगा मछली। तो झींगा मछली को तो आप शायद जानते ही होंगे, उसी को लॉबस्टर कहते हैं। तो झींगा मछली भी क्या है, एक मांसाहारी मछली ही है, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम इसी समय जो है मांसाहारी मछली तो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर यदि और हम जीवों की बात करें, यदि देखिए सबसे पहले तो वनस्पति की बात करते हैं, ठीक है। देखिए झींगा मछली को तो आप जानते हुए, इसके अंदर यदि हम वनस्पति की बात करें, वनस्पति की, तो ये वनस्पति पहले के जैसा ही था, इसमें कोई ज़्यादा विस्फोट नहीं हुआ। वनस्पति के अंदर ज़्यादा कोई विस्फोट नहीं हुआ, बस जैसे पेड़ पौधे जैसे पहले आते थे, जैसे पर्मियन कल्प के अंदर, कार्बोनिफेरस कल्प के अंदर जो हमने पेड़ों का जो बताया था, जो वनस्पति का विकास बताया था, उसी तरीके से यहाँ भी विकास हो रहा था। जंगल धीरे धीरे मात्रा में बढ़ रहे थे, इसमें कोई ज़्यादा वनस्पति को लेकर के विस्फोट नहीं हुआ, ठीक है। यदि इसमें जीवों की और यदि हम बात करें तो मेढक और कछुआ, मेढक और कछुआ का भी इसी कल्प के अंदर उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्रायसिक कल्प है, इसको लगभग इतना ही विस्फोट हुआ है, इसके अंदर इतना ही जानकारी था। लगभग जीवों का विकास, मांसाहारी जीव यहाँ पर उत्पत्ति हुए और मेढक और कछुओं का भी यहाँ पर विकास नज़र आता है, और कुछ नहीं है इस कल्प के अंदर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कल्प है, मेसोजोइक एरा के अंदर जो हमारा नेक्स्ट कल्प होगा, उसका नाम है जुरासिक कल्प। इस कल्प की यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें, यदि समय की बात करें, तो ये लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर, यानी पहले से लेकर 12 करोड़ वर्ष पूर्व तक यानी जुरासिक कल्प को हम 18 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस कल्प का समय को मानते हैं। इसमें यदि हम जीवों की बात करें तो इसमें कई सारे विस्फोट हुए, जैसे जीव में स्थलचर कहने का मतलब वो हुआ जो स्थल पर रहते हो, स्थल पर अपना जीवन व्यतीत करते हो, उसको स्थलचर कहते हैं। जलचर तो पहले से भी था, जो जल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और नभचर कहने का नभ का मतलब होता है गगन, आकाश, ठीक है। यानी आकाश में भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी पक्षियों का जो है निर्माण, उत्पत्ति यहाँ पर इस कल्प के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें यदि हम और जीवों की बात करें तो यहाँ पर डायनासोर का भी विकास हमको देखने को मिलता है, डायनासोर का भी उद्भव यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी डायनासोर का काल जुरासिक कल्प ही है, ठीक है। अब यदि और हम बात करें तो इस कल्प के अंदर जो सरीसृप थे, यानी जो सांप थे, वो बहुत ही लंबे और भारी होते थे, बहुत ही लंबे और भारी होते थे, जिसके कारण ये स्थल पर टिक नहीं सके, ये दलदल में चले गए। इस तरीके के सांप कहाँ पर चले गए? दलदल के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा था, जिसके कारण भारी भी था, उसके अंदर मांस ज़्यादा है तो वजन तो होगा ही, तो जिसकी वजह से ये दलदल में चले गए, दलदल में धंस गए, ये स्थल के ऊपर नहीं टिक पाए, ठीक है। इसी समय पक्षियों के अंदर
यानी कि जीवों के अंदर ही यदि हम देखें तो सबसे पहला उड़ने वाला पक्षी इसी समय में उद्भव हुआ। सबसे पहला उड़ने वाला पक्षी की यदि हम बात करें, सबसे पहला, यानी यहाँ पर हम फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो उड़ने वाला पक्षी की यदि हम नाम बता दें तो आप उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ये पक्षी का नाम है। ये दुनिया में सबसे पहला उड़ने वाला पक्षी यही था, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर वनस्पति की बात करें, इधर ही लिखते हैं, यदि वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर पुष्प वाला पौधा हमको देखने को मिलता है। यानी ऐसा पौधा जिसके अंदर पुष्प हो, फूल हो। पहले के जो पौधे उगते थे, जिसका उत्पत्ति होता था, उसमें फूल नहीं होता था, यानी पुष्प नहीं होता था। लेकिन इस कल्प के अंदर जो पौधे उगना स्टार्ट हुए, जो पौधे का उद्भव होना स्टार्ट हुआ, उस पौधे के अंदर फूल भी स्टार्ट हो गया। फूल देना, पहले फूल दिया, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फूल देगा, फिर फल देगा, ठीक है। तो इस तरीके के वनस्पति का यहाँ पर विकास हमको देखने को मिलता है, जुरासिक कल्प के अंदर है, ठीक है। यहाँ यदि हम जीवों के अंदर स्तनधारी जीवों की बात करें तो सबसे पहला बार स्तनधारी जीवों का उद्भव इसी काल में हुआ, जुरासिक कल्प के अंदर ही। स्तनधारी वर्ड इसको समझ लेते हैं, स्तनधारी जिसके पास, वैसा जीव जिसके पास स्तन हो, ठीक है। अब वो कैसा जीव होता है? जो जीव बच्चा पैदा कर सकता हो उसको स्तनधारी जीव कहते हैं, और जो जीव बच्चा नहीं पैदा कर सकता, सिर्फ अंडा देता हो, उसको स्तनधारी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जीव वो होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो, ठीक है। तो वो स्तनधारी जीव होते हैं। इसमें छोटे छोटे स्तनधारी जीव हुए, जैसे चूहे के समान, चूहों के जैसा जो है, और ये सारे जो है ना चूहों के जैसा स्तनधारी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और ये सारे जंगल में ज़्यादा रहते थे, जंगल के अंदर ज़्यादा रहते थे ये सारे जीव, ठीक है। तो लगभग जुरासिक कल्प के अंदर हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जीव में देख ही रहे, जलचर, स्थलचर और नभचर, ये सारे जीवों का लगभग उत्पत्ति इस काल के अंदर हो गया था। डायनासोर का भी काल इसी को मान रहे हैं, डायनासोर भी इसी समय यहाँ पर उद्भव हुआ था, ठीक है। तो ये सारा हो गया। नेक्स्ट कल्प जो हमारा है मेसोजोइक महाकल्प के अंदर देखें, यानी मेसोजोइक एरा के अंदर, तो नेक्स्ट जो हमारा कल्प है वो है क्रिटेशियस कल्प। ये मेसोजोइक महाकल्प का सबसे अंतिम कल्प है, सबसे लास्ट का कल्प है। इसकी यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें तो लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 12 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। यानी क्रिटेशियस कल्प को 12 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक इसका समय है। इसके अंदर यदि हम जीवों की बात करें तो डायनासोर का लगभग अंत हो चुका था, डायनासोर का लगभग अंत हो चुका था, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन ऐसा ज्योग्राफर लोग रिसर्च करके बताते हैं कि लगभग डायनासोर का अंत इसी कल्प के अंदर हो गया था, ठीक है। जुरासिक कल्प के अंदर इसका विकास हुआ था
और क्रेटेशियस कल्प के अंदर लास्ट होते होते इसका अंत हो गया। ठीक है, इसी समय ज्वालामुखी के उद्बोधन से, यानी हम उद्भेदन इसको कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो ज्वालामुखी था, यानी हमने बताया था कि ये स्थल का भाग है, ये मान लेते हैं स्थल है पृथ्वी के ऊपर, तो नीचे जो भी हलचल होते रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी कमज़ोर एरिया होता है, स्थल के ऊपर जो भी कमज़ोर एरिया होता है, उस कमज़ोर एरिया से क्या होता है कि ज्वालामुखी बाहर निकलता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ज्वालामुखी जो है बाहर निकल जाता है, और जिसकी वजह से एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर रहा है, जितने भी मैग्मा थे, जो अंदर जो लावा होते हैं, जो आग का पूरा पिघला हुआ होता है, तो पृथ्वी के जो अंदर होते हैं उसको मैग्मा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। और वो मैग्मा क्या होता है? आग होता है जो पिघला होता है, पूरा पदार्थ जो आग के फॉर्मेट में होता है पृथ्वी के अंदर, उसको मैग्मा कहते हैं। और वो जब बाहर आ जाता है ज्वालामुखी के रूप में, तब उसको हम लावा कहते हैं। तब इसका नाम क्या हो जाता है? लावा। और यही लावा क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से पृथ्वी के सतह पर आता है, तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठंडा होने की वजह से मिट्टी का निर्माण करता है, पठार का निर्माण करता है, पहाड़ का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी समय, मतलब इसी कल्प के अंदर, क्रेटेशियस कल्प के अंदर, ज्वालामुखी के उद्भेदन से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप। और काली मिट्टी का भी निर्माण हमको देखने को मिलता है। काली मिट्टी भी हमको देखने को मिलता है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो भारत के अंदर। भारत के अंदर दक्कन ट्रैप और काली मिट्टी हमको देखने को मिलता है ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण। ठीक है, वो जो मैग्मा बाहर निकला, तो वो लावा क्या हुआ कि शीतलन हुआ, उसका ठंडापन हुआ, जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण हो गया। ठीक है, यदि हम इसका आपको फिगर दिखाएं तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा भारत है, तो भारत के अंदर ये जो एरिया है, ये दक्कन का पठार, इसी एरिया को कहते हैं। इस एरिया में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, अब यदि और हम बात करें दो पर्वत की, तो रॉकी और एंडीज। रॉकी और एंडीज पर्वत की यदि हम बात करें, तो ये पर्वत का निर्माण जो है, एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस पर्वत का भी, रॉकी और एंडीज पर्वत का भी निर्माण क्रिटेशियस कल्प के अंदर ही हुआ है। ठीक है, यदि इसका हम लोकेशन आपको बताएं तो यहाँ पे बताते हैं। देखिए, यदि ये हमारा भारत है, तो यहाँ पे ये हमारा भारत है, तो इस एरिया के अंदर ये अफ्रीका है, और यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका है, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये भारत। मतलब इस एरिया को हम कह रहे हैं कि ये एशिया का एरिया है, और ये एरिया यूरोप का होता है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारा महादेश है। ठीक है, इसके अंदर यदि हम देखें तो ये जो साउथ अमेरिका हम बता रहे हैं, यहीं पर ये लगभग इस फॉर्मेट में ऐसे, मतलब ये जो इस तरीके से पूरा पर्वत का एक श्रृंखला चल रहा है। श्रृंखला, यदि हम आपको ये बताएं, श्रृंखला क्या होता है? पर्वत श्रृंखला हम कह रहे हैं, पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला क्या होता है?
तो ये जो लाइनिंग हो रहा है इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये लाइनिंग चल रहा है, इसको श्रृंखला कहते हैं। ऐसे नहीं है, देखिए इस तरीके के पर्वत को हम पर्वत श्रृंखला नहीं कह सकते क्योंकि ये बीच में टूटा हुआ है, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से होना चाहिए, इसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये कैसा पर्वत श्रृंखला है? वलित पर्वत है। किस तरीके का ये पर्वत है? वलित पर्वत। हमने बताया था पिछली क्लास में कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है, वलित पर्वत क्या होता है, ठीक है। वलित पर्वत को ही इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। जिसका जो है डायरेक्शन मोड़दार होता है, मोड़दार ऐसे मोड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये वलित पर्वत होता है। तो यही जो पर्वत है ये साउथ अमेरिका के अंदर ऐसे इस तरीके से पूरा अमेरिका जो है, लगभग साउथ अमेरिका जो महादेश है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अर्जेंटीना तक पूरा कवर किए हुए है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला माना जाता है, ठीक है। और जो रॉकी पर्वत है वो उत्तर अमेरिका के पास इस तरीके से है, रॉकी पर्वत, ठीक है। ये भी अच्छा खासा पर्वत श्रृंखला है। और ये जो है ये हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो लगभग ये सारा मेसोजोइक महाकल्प के अंदर जितना भी टॉपिक था लगभग पूरा हो चुका है। मेसोजोइक महाकल्प के अंदर ट्रायसिक कल्प, फिर जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प, 3 कल्पों में डिवाइड किया गया है इसको, जिसमें हमने तीनों कल्पों को लगभग समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट महाकल्प आता है वह है सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प एरा इसको लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहला कल्प है, इसके अंदर सेनोजोइक महाकल्प के अंदर पहला कल्प है टर्शियरी कल्प, टर्शियरी कल्प। और जो दूसरा कल्प है वो है क्वाटरनरी कल्प। तो इसके अंदर कल्प के अंदर यानी टर्शियरी कल्प के अंदर जो पहला युग है उसका नाम है पैलियोसिन युग। पैलियोसिन युग। और भी इसके साथ इसके अंदर इस कल्प के अंदर कई सारे युग हुए, इयोसिन युग, ओलिगोसिन युग, मायोसिन युग, प्लायोसिन युग, ये सारे युग को अभी हम देखेंगे। और इसके अंदर 2 युग हुए, एक है प्लिस्टोसिन युग और दूसरा होलोसिन युग, तो उसको भी देखेंगे। पहले हम समझते हैं पैलियोसिन युग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, देखिए। तो टर्शियरी कल्प के अंदर, टर्शियरी पीरियड के अंदर, कल्प को इंग्लिश में पीरियड लिखते हैं। तो टर्शियरी पीरियड के अंदर जो पहला युग है वो है पैलियोसिन युग। यदि हम इसकी टाइम फ्रेम की बात करें तो ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 5.1 करोड़ वर्ष पूर्व तक मान सकते हैं, ठीक है। इसका जो समय है पैलियोसिन युग का 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 5.1 करोड़ वर्ष पहले तक माना जा सकता है। इसके अंदर यदि हम जीवों का बात करें, इसके अंदर यदि हम जीवों की बात करें तो यहाँ पर स्तनधारी जीव में कमी आया।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्तनधारी जीव थे, जो बड़े आकार के स्तन वाले जीव थे, उसका कमी देखने को मिलता है। लेकिन चूहों के जैसा जो स्तनधारी था, यानी कि जो चूहों के साइज का जो स्तनधारी जीव था, उसके अंदर कमी नहीं आया। ये लगभग इस समय भी मौजूद था। ठीक है, यहाँ पर जो है एक चीज़ और हमको देखने को मिलता है यहाँ से कि जो बंदर थे, जो प्राचीन बंदर था, जो सबसे पहला जो बंदर था, बंदर का यहाँ पर विकास हमको देखने को मिलता है। और ये ऐसा बंदर होता है जिसका शक्ल मानव के जैसा देखने को मिलता है, यानी कि मानव के जैसा दिखने वाला बंदर हमको इस काल के अंदर, पैलियोसिन युग के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि मानव सदृश बंदर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस युग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें वनस्पति की, तो यहाँ पुष्प वाले जो पौधे थे, पुष्प वाला जो पौधा था, उसका तेज गति से, मतलब बहुत ही तेज गति से विकास होना स्टार्ट हो गया स्थल के ऊपर। यदि हम और बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर स्थल का विस्तार सक्रिय रहा, स्थल का विस्तार होते रहा। यहाँ पर भी स्थल का विस्तार जो है नहीं रुका, स्थल बनता ही गया। लेकिन सागर का जो विस्तार था, यानी समुद्र का जो विस्तार था, वो रुक गया, स्थिर हो गया। ठीक है, सागर का विस्तार लगभग स्थिर हो गया, मतलब अब विस्तार होना बंद हो गया है, रुका हुआ है। ठीक है, और स्थल का विस्तार लगभग हो ही रहा था। तो ये टर्शियरी पीरियड के अंदर, यानी कि सेनोजोइक महाकल्प के अंदर दो कल्प थे, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो टर्शियरी पीरियड के अंदर पहला युग है पैलियोसिन युग, उसके अंदर का ये सारा जो इन्फॉर्मेशन था ये है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को सबसे बेस्ट मिला कि यहाँ पर बंदर का जो शक्ल है वो मानव के जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। टर्शियरी कल्प के अंदर ही टर्शियरी पीरियड के अंदर ही जो नेक्स्ट युग है हमारा, वह है इओसिन युग। इओसिन युग, इसकी यदि हम बात करें टाइम फ्रेम की, तो ये लगभग 5.1 करोड़ वर्ष पहले से लेकर लगभग 3.2 करोड़ वर्ष पहले तक माना जा सकता है। ठीक है, तो 5.1 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 3.2 करोड़ वर्ष पहले तक इस युग को हम समय को डिफाइन कर रहे हैं कि इओसिन युग इतने समय के अंदर था। ठीक है, इसके अंदर, इस युग के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत ही तेज मात्रा से हुआ। और सागर की यदि बात करें हम, तो हमने अभी बताया कि पैलियोसिन युग के अंदर जो सागर था, तो सागर का विस्तार रुक गया था, स्थिर हो गया था। लेकिन यहाँ पर सागर का विस्तार फिर से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सागर का विस्तार फिर से स्टार्ट हुआ और सागर फिर से बढ़ने लगा। और यहाँ पर यदि हम ज्वालामुखी की बात करें, तो ज्वालामुखी का यहाँ पर विस्तार बहुत ही तेज मात्रा से होने लगा, विस्तार होने लगा, जिसकी वजह से कई सारे जगहों पर, जैसे यूरोप में, भारत में, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब जो देश हैं, इसके अंदर ज्वालामुखी का जमाव, इसका जो लावा निकला था उसका जमाव होना स्टार्ट हो गया। वो जमाव होना लावा का स्टार्ट हो गया। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसका जब धरती पर आएगा तो जाहिर सी बात है शीतलन के कारण, ठंडा के कारण जम जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जिससे पर्वत का भी निर्माण हो गया। तो यहाँ पर पर्वत का, इस काल के अंदर पर्वत जो पहले जो निर्मित हुए थे उसका और
तेज गति से वृद्धि होने लगा और बढ़ने लगा पर्वत। ठीक है, भारत में भी ये काम हुआ। अब यदि हम ये बात करें कि ज्वालामुखी जब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर विस्फोट हुआ तो जितने भी रेंगने वाले जीव थे, जितने भी रेंगने वाले जीव थे, जाहिर सी बात है जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो लावा जब बाहर निकल रहा है तो रेंगने वाला जीव बेचारा तेज गति से भाग नहीं सकता उस एरिया से। तो ये सारे जीव क्या होने लगे, धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, यानी इनका खात्मा होने लगा, ये जलकर राख हो गए उस लावा के सामने। ठीक है, और लावा से क्या होगा, ये ज्वालामुखी का विस्तार लगभग हर एरिया के अंदर हो रहा था, यूरोप में, भारत में, अफ्रीका के अंदर। तो इसकी वजह से ये सारे जीव जो रेंगने वाले जीव थे वो तेज गति से दौड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये सारे जीव का जो है मतलब खात्मा स्टार्ट होने लगा, ये जलकर राख होने लगे। और रेंगने वाले जीवों का अंत जो है इसी काल के अंदर, इयोसीन युग के अंदर लगभग माना जाता है। और उसके बाद यदि हम जीवों की बात करें तो यहाँ पर हाथी, घोड़ा, सूअर, गैंडा, ये जितने भी जीव थे एक्सेट्रा और भी जीव थे, तो इन सारे जीवों के पूर्वजों का निर्माण हुआ। इन सारे जीवों का निर्माण एक साथ नहीं हुआ कि ये हाथी पहले ही से बन गया एक बैग, ऐसा नहीं हुआ, इनका पूर्वज का निर्माण हुआ। ठीक है, इनका पूर्वज का निर्माण हुआ, जिसकी वजह, जैसे हमारे पूर्वज कौन है, हम जो पूरा मानव जाति है उसका पूर्वज किसको माना जाता है, बंदर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाथी, घोड़ा, गैंडा, सूअर, ये सब जितने भी मतलब जानवर हैं, इनका पूर्वज का विकास हुआ था इस युग के अंदर। ठीक है, तो लगभग ये इयोसीन युग लगभग क्लियर हो गया। एक चीज़ और इसमें बताते हैं कि इसी युग के अंदर वृहद हिमालय, हिमालय का विकास हुआ। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय किसको कहते हैं? देखिए हमारे देश के अंदर जो हिमालय है, देखिए हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। देखिए ये मान लेते हैं भारत है, तो इसके पास जो ये वाला एरिया है, तो इस एरिया में जो हिमालय है, इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिखाते हैं, चलिए यहीं पे देखते हैं। इस एरिया में जो हिमालय है, ठीक है, तो इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको कहते हैं वृहद हिमालय। ठीक है, हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वृहद हिमालय, एक होता है वृहद हिमालय, दूसरा होता है मध्य हिमालय, इसको हिमांचल भी कहते हैं, मध्य हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक हिमालय। ये हम आगे आपको बताएंगे। ये सारे हिमालय होते हैं। हमारा जो हिमालय है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को हिमांचल भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। वैसे आगे का जो क्लास होगा उसमें जब हम पर्वत के बारे में बताएंगे, हिमालय के बारे में बताएंगे, तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। पहले इतना समझ लेते हैं कि इस युग के अंदर वृहद हिमालय का भी विकास इसी युग के अंदर देखा जाने लगा था। ठीक है, तो ये लगभग टर्शियरी कल्प का इयोसीन युग क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट युग देखते हैं इसी कल्प के अंदर। टर्शियरी कल्प के अंदर ही, टर्शियरी पीरियड, इसी के अंदर एक और युग यदि हम आते हैं तो वो है हमारा ओलिगोसिन युग। इस युग की यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये लगभग 3.2 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष पहले तक
अब यदि हम देखिए इसका ओलिगोसिन युग के अंदर जो समय काल था वो 3.2 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष पहले तक रहा। इसके अंदर यदि हम जीव की बात करें तो यहाँ पर जो बंदर थे वो पूंछ विहीन बंदर हो गए। पूंछ विहीन बंदर यानी कहने का मतलब ये है कि वैसा बंदर जिसके पास पूंछ ना हो, ठीक है, वैसा बंदर जिसके पास पूंछ ना हो, ये इसी बंदर को हम मानव का पूर्वज मानते हैं। मानव का पूर्वज यही है, पूरे मानव जाति का पूंछ विहीन बंदर का विकास इसी युग के अंदर हुआ, ओलिगोसिन युग के अंदर। इस समय सागर का विस्तार नहीं, इस समय सागर का संकुचन होना स्टार्ट हो गया। संकुचन कहने का मतलब यह हुआ कि जो सागर फैल रहा था वो अब सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो सागर का संकुचन स्टार्ट हुआ और स्थल का विस्तार अभी भी जारी है। स्थल का विस्तार अभी भी जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इधर यदि हम बताएं आपको, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप जो महादेश है उसके अंदर आल्प्स पर्वत का निर्माण हमको देखने को मिलता है इसी युग के अंदर। और वृहद हिमालय का भी जो है, वृहद हिमालय का तो विस्तार पिछले युग से ही हो रहा था, लेकिन इस युग के अंदर वृहद हिमालय सबसे पीक पर चला गया, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ओलिगोसिन युग में सबसे मेन जो पॉइंट था वो था कि पूंछ विहीन बंदर यानी कि मानव के पूर्वजों का विकास हुआ और यहाँ से सागर का संकुचन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा युग है उसको देखते हैं। टर्शियरी पीरियड के अंदर ही जो नेक्स्ट हमारा युग है वो है मायोसिन युग। यदि इसके टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जा सकता है। यानी मायोसिन युग 2.4 करोड़ वर्ष से लेकर 1.3 करोड़ वर्ष तक माना जाता है। इसके अंदर यदि हम जीवों की बात करें तो यहाँ पर जो भी सागर में जो मछली होते थे उसके अंदर अस्थियाँ आने लगी। अस्थि हड्डी को कहते हैं, हड्डी, ठीक है। तो मछलियों के अंदर हड्डी जो है लगना स्टार्ट हो गया, यानी हड्डी वाला मछलियों का उद्भव होना स्टार्ट हो गया इस युग के अंदर, ठीक है। इस युग का जो सबसे प्रसिद्ध यानी प्रमुख यदि हम बोले तो जो मछली था उसका नाम था शार्क। शार्क तो वैसे पहले से भी था, लेकिन इस समय शार्क बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो गया और इसका साइज भी पहले 20 फीट हमने बताया था, इसका साइज यहाँ 60 फीट हमको देखने को मिलता है। 60 फीट तक लंबा शार्क मछली हमको इस युग के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी युग के अंदर जो पूंछ विहीन जो बंदर थे और जो हाथी था, ये दोनों का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में। तो ये दोनों का स्थानांतरण हो गया कहाँ पे? तो यूरोप में, भारत के अंदर यानी कि एशिया में, ठीक है। यानी कि ये दोनों जीवों का जो पूंछ विहीन बंदर थे जो मानव के पूर्वज माने जाते हैं और जो हाथी थे, इन सारे जीवों का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका से क्या हुआ? इन सारे जीवों का स्थानांतरण यूरोप और एशिया के अंदर, यूरोप और एशिया महादेश के अंदर इनका
स्थानांतरण हो गया, यानी यहाँ से उठ के वो वहाँ चले गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यदि यहाँ पर वनस्पति की हम बात करें तो वनस्पति में यहाँ पर पतझड़ वाले जितने भी मतलब पत्ते वाले, जिसका वैसा पौधा जिसका पत्ता झड़ जाता हो समय के अनुसार, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हमको बहुत तेज गति से हमको देखने को मिलता है। इस युग के अंदर जलवायु का परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से पतझड़ वाला जो वृक्ष होता है यानी पौधा होता है वो हमको देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर यूरोप और उत्तर अमेरिका के पास हमको देखने को मिला। ठीक है, यानी यूरोप और यहीं पे लिखते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के पास ये पतझड़ वाले वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी समय जलवायु में बहुत ही तेज गति से परिवर्तन होने लगा था। यानी इसी समय हम यदि बोले तो जलवायु का परिवर्तन हुआ। इस युग के अंदर जलवायु का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मायोसीन युग जो है लगभग, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मानव का विकास कहाँ से माना जाता है, मतलब सबसे पहले मानव का विकास कहाँ पर हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हालांकि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव के पूर्वजों का विकास सबसे पहले कहाँ पर माना जाता है, तो अफ्रीका में। आप बता सकते हैं पूंछ विहीन बंदर वहीं पर थे। अब पूंछ विहीन बंदर कौन है, मानव के पूर्वज हैं। तो इनका विकास कहाँ हुआ, अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो टर्शियरी पीरियड का ये मायोसीन युग था। अब हम नेक्स्ट समझते हैं टर्शियरी कल्प, टर्शियरी पीरियड एक और युग इसका, इसको हम कहते हैं प्लायोसीन, प्लायोसीन युग। प्लायोसीन युग इसकी यदि हम शुरुआत की बात करें तो ये लगभग 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यानी कि प्लायोसीन युग की यदि हम बात करें इसके टाइम फ्रेम की, तो 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व तक इसके काल को माना जाता है। ये जो युग है ये सेनोजोइक महाकल्प का टर्शियरी कल्प के अंदर सबसे लास्ट का युग है, सबसे अंतिम का युग है प्लायोसीन युग। यानी जो हमने बताया था कि सेनोजोइक महाकल्प के अंदर टर्शियरी कल्प और क्वाटरनरी कल्प है, तो उसमें टर्शियरी कल्प के अंदर जो सबसे लास्ट का युग है वो है प्लायोसीन युग, और सबसे पहले का जो युग था टर्शियरी कल्प का वो था पैलियोसीन युग। ठीक है, तो प्लायोसीन युग के अंदर यदि हम जीवन की बात करें, जीवों की, तो यहाँ पर आरंभिक मानव का उत्पत्ति हुआ। आरंभिक मानव का उत्पत्ति इसी युग के अंदर हमको देखने को मिलता है। मतलब वो बंदर ही था पूंछ विहीन जो मानव के जैसा बिहेव करने लगा था। ठीक है, तो आरंभिक मानव का उत्पत्ति यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। यहाँ पर जो शार्क मछली थी, जो बड़े बड़े जो शार्क मछली थी, इसका विनाश होना स्टार्ट हो गया, इसका विनाश हो गया। ठीक है, शार्क मछली का, बड़े बड़े जो मछली थी उसका विनाश हुआ। और यहीं पर इसी युग के अंदर जो बड़े बड़े स्तनधारी थे, बड़ा बड़ा जो स्तनधारी जीव था उसका भी विनाश हो गया। ठीक है, उसका भी अंत होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी समय शिवालिक हिमालय
का भी उद्भव हुआ। शिवालिक हिमालय, हमने बताया था कि हिमालय को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें पहला जो भाग है उसको वृहद हिमालय कहते हैं, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो वृहद हिमालय का जो शुरुआत हमने बताया था कि वृहद हिमालय का शुरुआत इयोसिन युग में माना जाता है, और जो हमारा मध्य हिमालय है यानी लघु हिमालय, जिसको हमने बताया कि हिमांचल भी कहते हैं, तो लघु हिमालय का जो शुरुआत है वो मायोसिन युग के अंदर हुआ था। पिछले जो युग हमने बताया मायोसिन युग, उसके अंदर यहाँ पर लिख देते हैं मायोसिन युग के अंदर वृहद हिमालय नहीं, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय मायोसिन युग के अंदर मध्य हिमालय का उद्भव हुआ। और ये जो सबसे लास्ट का हिमालय बचा शिवालिक, उसका उद्भव प्लायोसिन युग के अंदर माना जाता है कि इसका शुरुआत प्लायोसिन युग के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा लगभग टर्शियरी पीरियड का प्लायोसिन युग खत्म हो गया, यानी सेनोजोइक महाकल्प के अंदर जो टर्शियरी कल्प थे उसके अंदर जितने भी युग थे वो सारे लगभग पूरा हो चुके हैं। अब हम लोग सेनोजोइक महाकल्प का जो क्वाटरनरी कल्प है उसके अंदर जो युग हैं उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब जो है क्वाटरनरी पीरियड यानी कल्प की बात हम करेंगे। सेनोजोइक महाकल्प के अंदर जो क्वाटरनरी कल्प है उसके अंदर का युग की बात करेंगे। तो इसके अंदर का सबसे पहला युग है प्लीस्टोसिन युग। प्लीस्टोसिन युग की यदि हम बात करें, इसकी यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक मान सकते हैं, ठीक है। प्लीस्टोसिन युग का शुरुआत हम 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक इसको मान लेते हैं, यानी ऐसा ही इसको बताया गया है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखिए, क्वाटरनरी कल्प का प्लीस्टोसिन पहला युग है, ठीक है। इसके अंदर यदि हम जीवों की बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि प्लीस्टोसिन युग को हिम युग के नाम से जाना जाता है। हिम युग, प्लीस्टोसिन युग को हिम युग के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसके युग में, मतलब प्लीस्टोसिन युग में, पृथ्वी का जलवायु अत्यंत ठंडा हो गया था, बहुत ही ठंडा हो गया था, जिसके कारण कई जगहों पर हिम जम गया, यानी बर्फ जम गया। हिम का मतलब बर्फ हम कह रहे हैं। कई जगहों पर जो जल था, जो तरल अवस्था में था, वो बर्फ के अवस्था में चेंजिंग हो गया, क्योंकि यहाँ का जलवायु बहुत ही ठंडा हो गया था, शीतलन हो गया था इसका, जिसकी वजह से कई सारे हिम युगों में इसको डिवाइड भी किया जाता है। जैसे हम बता दें आपको, पहला गूंज हिम युग, पहला जो हिम युग है उसको गूंज के नाम से जानता है, गूंज। और दूसरा जो हिम युग है उसको मिंडेल के नाम से जानते हैं, मिंडेल, मिंडेल हिम युग। और तीसरा जो हिम युग बनाया गया उसको हम लोग रीस हिम युग के नाम से जानते हैं। और एक और हिम युग है जिसका नाम है वुर्म, वुर्म हिम युग। यानी इस युग को 4 हिम युगों में डिवाइड किया गया है, गुंज, मिंडेल, रीस और वुर्म। 4 हिम युगों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है।
अब यदि हम ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जलवायु बहुत ही ठंडा हो गया था और हिमयुग होने के कारण यहाँ पर जो समुद्रों में प्रवाल थे, प्रवाल का अंत हो गया, क्योंकि बर्फ क्या हो गए, यानी जो जल था वो बर्फ में जब बन गया तो प्रवाल जो जीव होते हैं, ये एक तरह का जीव है, ठीक है, जिसका विकास जो है जीवों के ऊपर ही होता है, यानी पॉलिप के ऊपर होता है। देखिए इसको शायद हमने बताया होगा सिलूरियन महाकल्प, सिलूरियन कल्प के अंदर, यानी पैलियोजोइक जो महाकल्प था उसके अंदर जो सिलूरियन कल्प था उसके अंदर हमने बताया होगा शायद कि प्रवालों का उत्पत्ति हुआ था। सबसे पहले सिलूरियन कल्प के अंदर ही प्रवाल का उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। और अभी जो है प्रवाल का अंत हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा जल जो है वो हिम बन चुका था, यानी बर्फ बन चुका था, जिसकी वजह से इसका खात्मा हो गया। लेकिन जब ये हिम पिघल गया तो फिर इसका जन्म अपने आप स्टार्ट हो गया था। प्रवाल उसको कहते हैं, देखिए एक छोटा जीव होता है समुद्र के अंदर, वन सेल का होता है, यानी एक कोशिकीय जीव होता है समुद्र के अंदर, जो अपना विकास करते हैं और मर जाते हैं, और मरने के बाद उसके ऊपर एक और जीव का निर्माण होता है, वो भी मर जाते हैं, फिर उसी के हड्डी पर एक और जीव का निर्माण होता है। तो इसी को कहते हैं कि प्रवाल बना हुआ है, यानी कि जीवों के ऊपर विकास करना, फिर मरना, फिर उसी के ऊपर विकास करना और मरना, और धीरे धीरे इसका एक बड़ा सा चट्टान बन जाता है, जिसकी वजह से प्रवाल द्वीप भी इसको कहते हैं। जो हमारा लक्षद्वीप है भारत के पास, ये यदि भारत है तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है इस एरिया में, तो ये प्रवाल द्वीप ही है। यहाँ पर प्रवाल मर के एक द्वीप का निर्माण कर दिए हैं, इतना प्रवाल मरे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर लक्षद्वीप का निर्माण हो गया है, एक द्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। प्रवाल का यदि हम आपको फिगर दिखा दें, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये प्रवाल हैं छोटे छोटे, देखिए कितना सारा प्रवाल है इसके अंदर, बहुत सारे प्रवाल हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ये बहुत सारे प्रवाल आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे। ये सारे प्रवाल समूह में जब आए हैं तो इस तरीके से दिख रहे हैं, समूह में हैं, ठीक है, और ये मरते हैं, फिर इसी के ऊपर एक और प्रवाल का जन्म होता है, और वो ऐसे ही चलते रहता है, जिसकी वजह से एक स्थल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यदि आपको एक और फिगर दिखा दें, देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा, देखिए किस तरीके से प्रवाल जो है एक बड़ा सा समूह में दिख रहे हैं, और ये धीरे धीरे एक चट्टान के जैसा बनते जाते हैं मरते मरते, और फिर जो है एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रवाल होते हैं। अब यदि हम स्थल मंडल के ऊपर, यानी स्थल के ऊपर यदि हम कहें, तो यहाँ पर देखिए आपको तो ये क्लियर हो गया कि प्लीस्टोसिन युग के अंदर हिम युग, यानी प्लीस्टोसिन युग को हिम युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 4 हिम युगों को डिवाइड किया गया है, गुंज, मिंडेल, रीस और वुर्म। और इसमें प्रवालों का अंत हुआ, प्रवाल का फिर विकास भी हुआ, जब हिम पिघल गया तो फिर से प्रवाल का विकास हो गया, ठीक है। और यदि हम जीवों की बात करें तो अब जो है यहाँ पर बंदर सदृश मानव का विकास हुआ, यानी ऐसा मानव जो बंदर के जैसा दिखाई देता हो, ठीक है, इस युग में। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस युग में आदि मानव का विकास इसी युग के अंदर हुआ है, प्लीस्टोसिन युग के अंदर। बंदर सदृश मानव, यानी ऐसा मानव जो बंदर के जैसा दिखाई देता हो, ठीक है। तो यहाँ पर मानव का विकास हुआ, क्लियर हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट समझते हैं क्वाटरनरी कल्प का
यदि सबसे अंतिम युग देखा जाए तो वो है होलोसीन युग। होलोसीन युग, इसकी यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये लगभग 11,000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक के समय को हम कह रहे हैं कि ये होलोसीन युग के अंदर आएगा। यानी कि 11,000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक के समय को हम होलोसीन युग के अंदर रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस युग के अंदर जलवायु जो है स्थिर हो गया, यानी जलवायु में हर जगह समानता देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई सारे एरिया में यदि गर्मी का माहौल है तो वहाँ गर्मी ही नज़र आ रहा है। ठीक है, और कई सारे एरिया में यदि ठंड का मौसम है तो वहाँ ठंड ही नज़र आ रहा है हमेशा, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर जलवायु में परिवर्तन ना होने के कारण उत्तर अफ्रीका, जैसे देखिए ये हमारा भारत है तो ये हमारा अफ्रीका है, तो अफ्रीका के अंदर ये जो भाग है उत्तर अफ्रीका, देखिए इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, सॉरी इसको पश्चिम कहते हैं और इसको पूर्व कहते हैं, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो उत्तर अफ्रीका, यहाँ पे यदि हम लिख दें उत्तर अफ्रीका में और यहाँ जो मध्य एशिया का भाग है, इसको यदि हम लिखें मध्य एशिया, तो उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया के भाग में शुष्क मौसम होने के कारण, यानी कि यहाँ का जो जलवायु था वो सूखा था, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा था, जिसकी वजह से इस एरिया में रेगिस्तान का निर्माण हो गया। रेगिस्तान का, यानी कि मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका में रेगिस्तान का निर्माण हुआ। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे पहले वाले युग में इस एरिया में रेगिस्तान नहीं था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा था, और वही जलवायु परिवर्तन अब यहाँ पर आकर के स्थिर हो गया है, समानता हो गया है हर जगह पर। ठीक है, तो इस एरिया में रेगिस्तान बन गया। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो मानव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मानव लगभग पूरा तरीका से विकसित होने लगा था। यहाँ पर पशुपालन होने लगा, कृषि होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे विकास करने लगा पूरा मानव। तो मानव का काल जो है, मानव का विकास का काल, ये होलोसीन युग से हम मान सकते हैं, और हम लोग जो है अभी होलोसीन युग के अंदर ही जी रहे हैं, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम आप देखिए 11,000 से लेकर वर्तमान तक, मतलब अभी तक के समय को हम होलोसीन युग के अंदर रख रहे हैं। यानी कि होलोसीन युग एक ऐसा युग है जिसमें हम लोग अभी तक विकास ही कर रहे हैं, तकनीक में विकास किए, ब्रह्मांड के इतना रिसर्च किए, अभी तक हमने इतना सारा जो पढ़ा है ये इसी युग के बदौलत, इसी युग में हमने अपना विकास किया, अपने सोचने के क्षमता को विकास किया, अपने सोचने की क्षमता को विकास किया, जिसकी वजह से ये पूरा हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के समय को इतने सारे कल्पों, महाकल्पों, युगों में डिवाइड किए हैं, और ये समझने का प्रयास किए हैं कि किस तरीके से जीवन का उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति किस तरीके से हुआ है, ये समझने का प्रयास, यह क्षमता हमारे अंदर विकसित हुआ है, ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो पूरा मानव विकास किया है धीरे धीरे इस युग के अंदर। तो अब जो है लगभग पूरा महाकल्प, पूरा युग लगभग क्लियर हो चुका है। तो अब एक बार हम पूरा डायग्राम को समझते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर वर्तमान काल को रखते हैं, यहाँ पर वर्तमान काल को रख रहे हैं, यानी अभी के समय को, और इधर से हम रखते हैं कि यह भविष्य है। ये क्या है? भविष्य है।
और इधर का जो भी एरिया हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये जो एरिया हम डिनोट कर रहे हैं, ये एरिया, इसको कह रहे हैं कि वर्तमान से पीछे आते हैं, ठीक है, यानी पास्ट की ओर। तो यहाँ पर यदि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 480 करोड़ वर्ष, 480 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। किसका उत्पत्ति हुआ? पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। और इसका उत्पत्ति लगभग 100 करोड़ साल तक चला, और लगभग यदि हम ये कहें कि 380 करोड़ वर्ष पहले तक जो है इसका पृथ्वी का उत्पत्ति का निर्माण कार्य चला, लेकिन 380 के बाद जीवन का उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया पृथ्वी के ऊपर। ये जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर जीवन का उत्पत्ति स्टार्ट हो गया। कब से? 380 करोड़ वर्ष पहले से। इसके बाद हमने ये समझा कि इस पूरे टाइम फ्रेम को पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के ये टाइम फ्रेम को हम 4 महाकल्पों में डिवाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहला महाकल्प है उसको कहते हैं, ये 57 करोड़ वर्ष तक मान लेते हैं। जो पहला महाकल्प है उसको कह रहे हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प 480 करोड़ वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष तक के समय को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पैलियोजोइक महाकल्प की शुरुआत यहीं से माना, और इसका लगभग 24 करोड़ वर्ष तक माना कि ये पैलियोजोइक महाकल्प का शुरुआत है, ठीक है। और पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर हमने बताया कई सारे कल्प हुए, जैसे कैम्ब्रियन कल्प, ऑर्डोविशियन कल्प, सिलूरियन कल्प, डिवोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प और परमियन कल्प। ये 6 कल्प पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर, ये 6 कल्प पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर, एरा के अंदर देखने को मिलते हैं। अब 24 करोड़ वर्ष से लेकर लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक हम मानते हैं कि ये मेसोजोइक महाकल्प का स्टार्टिंग है। मेसोजोइक एरा। इसके अंदर भी कई सारे कल्प हुए, जिसमें सबसे पहला कल्प था ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। ये 3 कल्प मेसोजोइक महाकल्प के अंदर आते। उसके बाद 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर वर्तमान तक के काल को हम कह रहे हैं कि ये सेनोजोइक महाकल्प है। यानी सेनोजोइक महाकल्प की बात करें तो इसमें 2 कल्प हुए, एक टर्शियरी कल्प और एक क्वाटरनरी कल्प। तो टर्शियरी कल्प की यदि हम बात करें तो 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर 20 लाख वर्ष पहले तक हम मान रहे हैं। इसको कह रहे हैं क्या? टर्शियरी कल्प, टर्शियरी पीरियड, ठीक है। टर्शियरी कल्प को हम रख रहे हैं 6.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 20 लाख वर्ष पहले तक के समय को। और उसके बाद जो क्वाटरनरी कल्प है उसको हम रखेंगे। तो टर्शियरी कल्प के अंदर भी कई सारे युग हुए, जैसे पैलियोसिन युग, इयोसिन युग, ओलिगोसिन युग, मायोसिन युग और प्लायोसिन युग। इस युग के बाद यदि हम आगे आते हैं तो क्वाटरनरी कल्प होता है, ठीक है। क्वाटरनरी कल्प के अंदर हमने देखिए, क्वाटरनरी कल्प का जो टाइम फ्रेम है वो 20 लाख वर्ष से लेकर वर्तमान तक है। इसको हम कह रहे हैं क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड के अंदर कई सारे युग हुए, हालांकि 2 ही युग हुआ, कई सारे तो नहीं, जिसमें सबसे पहला युग प्लीस्टोसिन युग
और दूसरा होलोसिन युग। प्लीस्टोसिन युग को हिम युग भी कहा जाता है, जिसमें 4 हिम युग हमने बताया था। पहला गुंज, हिमयुग, मिंडेल हिमयुग, रीस हिमयुग और वुर्म हिमयुग। तो ये 4 हिमयुग इसमें प्लेस्टोसिन युग के अंदर आते हैं, जो क्वाटरनरी कल्प के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको टाइम फ्रेम जीवन की उत्पत्ति का समझ में आया होगा। इसमें हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि कब किस समय में जो है कौन से जीवों का उद्भव हुआ है, कौन से जीवों का विनाश हुआ है, किस तरीके से वनस्पति का विकास हुआ, ज्वालामुखी का उद्भेदन कैसे हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, उसको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था।